नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज है 24 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं एनकेजी बुलेटिन पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो। और ये रही आज की सुर्खियां। गजा सिटी में इजरायली टैंकों की गहरी घुसपैठ, धमाकों और शहीदों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हमास का दावा, तालाल हवा इलाके में इजरायली टैंक को रॉकेट से उड़ाया गया। अमेरिका का नया दांव, गजा में अरब और इस्लामी देशों की सेनाएं भेजने की तैयारी। इजराइल ने जॉर्डन से आने वाला आखिरी रास्ता बंद कर दिया। अब सवाल है, मदद का सामान गजा तक पहुंचेगा कैसे? न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का काफिला निकला और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पैदल चलते देखा गया। मैक्रों ने इसके बाद बड़ा ऐलान किया। ईरान का ऐलान, मिसाइल ताकत से कोई समझौता नहीं, सुरक्षा के सवाल पर पीछे हटना नामुमकिन। स्वीडन की एक बड़ी मस्जिद में आग लगने का मामला, जांच अब भी जारी। ये तो थी सिर्फ कुछ सुर्खियां, खबरें इससे कहीं आगे और गहरी हैं। तो चलिए तफसील से खबरों का यह सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं। गजा सिटी में इजरायली टैंक गहराई तक घुस चुके हैं। धमाकों, गोलीबारी और लाशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में इजरायली फौज ने गजा के कई इलाकों में टैंक उतार दिए। बीच कैंप और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पास तक टैंक पहुंच गए हैं। चारों तरफ गोलियों की गूंज है। शहर नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुका है। लाखों लोग पहले ही अपने घर छोड़ चुके हैं, लेकिन लाखों अब भी वहीं फंसे हैं। गजा की स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, सिर्फ पिछले 24 घंटों में 50 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, 190 जख्मी और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में जान गंवा चुके हैं। सोचिए, 65,000 जिंदगियां। लेकिन इजराइल को चिंता किसकी है? अपने औचित्य की। गजा में मरते इंसानों पर उसे कोई शर्म नहीं। उधर हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उन्होंने ताल अल हवा मोहल्ले में एक इजरायली टैंक को अल यासीन 105 रॉकेट से निशाना बनाया। बाकी जानकारी नहीं, इसलिए उस दावे को यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन तस्वीर साफ है, इजराइल गजा सिटी को पूरी तरह कब्जे में लेने पर तुला है और पूरी दुनिया देख रही है कि यह लड़ाई सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि इंसानियत को तबाह कर रही है। सवाल यह है, यह खून खराबा आखिर कहां जाकर रुकेगा? गजा की गलियों में टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही है और आजाद रियासत के तमाशे के बीच मौत का मंजर जारी है। मंगलवार को जब इजरायली टैंक गजा सिटी के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में घुस रहे थे, ठीक उसी वक्त दुनिया के बड़े नेता संयुक्त राष्ट्र की इमारत में बैठकर फिलिस्तीनी रियासत को मान्यता देने का जश्न मना रहे थे। लेकिन गजा के लोगों के लिए यह जश्न किसी तंज से कम नहीं। उनके सिर पर मौत का साया जस का तस है। यूएन में जो कूटनीतिक बदलाव हुआ है वह गजा की जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। मगर इजराइल और उसका घनिष्ठ मित्र अमेरिका अब भी मानने को तैयार नहीं है। वे फिलिस्तीनी रियासत के वजूद से इनकार करते हैं और नतीजा, गजा के चौराहों पर अभी भी टैंक खड़े हैं। तोपों की गरज है और मकान मलबे में बदल रहे हैं। गजा की आवाम की आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, हर रोज करता हूं और अभी भी पहुंचा रहा हूं। हुदा नाम की एक औरत की दास्तान सुनिए। 2 बच्चों की मां है। उसने रॉयटर्स को चैट ऐप के जरिए बताया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह किस्सा दर्ज है। हुदा कहती है, हम मजबूती नहीं, मजबूरी हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दक्षिण की तरफ भाग जाएं, और अगर भाग भी जाएं, कौन गारंटी देगा कि वहां इजरायली बम नहीं गिरेंगे? इसलिए हम यहां बैठे हैं, यहीं जहां भी बम गिरते हैं। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। बच्चे हर धमाके पर कांपते हैं और मां भी कांपती है। यह वही शहर है जिसे मिटाया जा रहा है। सैकड़ों हजार साल पुराना शहर, और दुनिया किसी दूसरी दास्तान का जश्न मना रही है जो इन लोगों की मौत नहीं रोक पा रही। नतीजा यह है दोस्तों कि गजा के मलबे और लाशों के बीच एक सवाल गूंजता है, क्या सिर्फ एक प्रतीकात्मक रियासत ही इंसाफ का पैमाना है, या यह भी एक और नकाब है ताकि इजरायली अभियान और लंबा चले?
क्या यही कारण है कि दुनिया की कूटनीति और मैदान की हकीकत में इतना फासला है? जो लोग आज सुबह से खबरें नहीं देख पाए, बता दूं कि अब फ्रांस और कई और देशों ने भी फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। यूएन में यह कार्रवाई चल रही है, डिप्लोमेसी का वह तख्ता जो शोर मचा रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप एक नया शांति नुस्खा पेश करने वाले हैं। कहते हैं कि इसके तहत गजा के आगे का नक्शा वॉशिंगटन के हाथ में होगा। योजना यह भी है कि अरब और इस्लामी देशों की सेनाएं गजा में तैनात की जाएं। सवाल फिर वही रहता है, क्या यह तैनाती गजा के लोगों की जान बचाएगी या सिर्फ जमीनी कब्जे और कूटनीतिक सफे पर नए नक्शे गढ़ देगी? गजा की आबादी इस पर क्या कहेगी? उनका जवाब अभी मलबे के बीच गूंज रहा है, पर दुनिया के कुछ कदमों की जुबानी गीत अभी भी गजा की दहकती जमीन पर टिक नहीं पा रही। अमेरिका का नया नक्शा और गजा की जमीनी सच्चाई। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के यूएन मंच से अरब और इस्लामी देशों के नेताओं के सामने एक नया गवर्नेंस प्लान पेश करने जा रहे हैं। मकसद बताया जा रहा है गजा में जंग का अंत और फिर वहां की हुकूमत का नया नक्शा खींचना। मगर असलियत वही है, इजराइल अभी भी गजा पर बम बरसा रहा है और लाशों की गिनती 65,000 से ऊपर जा चुकी है। व्हाइट हाउस कहता है कि ट्रंप सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र के नेताओं से मिलकर शर्तें रखेंगे। उन शर्तों में कहा जा रहा है इजरायली फौज की वापसी, बंधुओं और होस्टेज की रिहाई और एक नई और असल में नियंत्रित हुकूमत जिसका हमास से कोई वास्ता न हो। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि अरब और इस्लामी देशों के फौजी दस्ते गजा में तैनात हों ताकि इजराइल बाहर निकल सके और साथ ही गजा की बर्बादी से उठे शहरों की तकदीर और उसकी निर्माण के लिए वही देशों से फंड मांगा जाएगा। इसे अगर सीधे सीधे कहा जाए तो मतलब यह है जिन हथियारों और बमों से तबाही हुई उन्हीं अरब इस्लामी देशों से अब वहां की बस्तियों की दोबारा बुनावट की मांग की जाएगी। लफ्जों के पीछे की हकीकत समझिए दोस्तों। ट्रंप का यह प्लान सुनने में अमन का नुस्खा जैसा लगता है, मगर गजा की आम आबादी पूछ रही है, क्या हमारी तकदीर वॉशिंगटन और तेल अवीव की टेबल पर लिखी जाएगी? क्या हमारी तबाही की मरम्मत भी किसी शर्त के बदले दी जाएगी? फिलहाल गजा की सड़कों पर धुआं और खून है और यूएन के हॉल में बैठकर पोस्टवार प्लान की बातें हो रही हैं। सवाल वही है, क्या यह सच में अमन का नक्शा है या जंग को नए नाम और नए जुबानी हुनर से आगे बढ़ाने की तैयारी? आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। अब गजा की सांसों पर भी ताला डाल दिया गया है। इजराइल ने जॉर्डन से आने वाला इकलौता रास्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब मदद कहां से आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। गजा की तबाही और भूख से जूझती आबादी अब और गहरे अंधेरे में धकेली जा रही है। एलएनबी क्रॉसिंग, जो वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच का आखिरी दरवाजा था, नामालूम वक्त तक बंद रहेगा। कोई नहीं जानता यह दरवाजा कब खुलेगा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी फॉर बॉर्डर्स एंड क्रॉसिंग कहती है यह फैसला अचानक सुनाया गया, वजह साफ नहीं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दफ्तर और एयरपोर्ट अथॉरिटी दोनों ही त्योहार की छुट्टी का बहाना बनाकर चुप हैं। तो सवाल यह है, क्या यह पब्लिक हॉलिडे है या नाकेबंदी का नया चैप्टर? क्या जॉर्डन से आने वाली मदद और जरूरी सामान का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? क्या गजा की आवाम की आखिरी उम्मीद भी ताले में कैद कर दी जाएगी? दोस्तों, इस फैसले का मतलब समझ लीजिए। गजा के बच्चे पहले ही दूध और दवा के लिए तरस रहे हैं और अब जब जॉर्डन का रास्ता भी बंद हो गया तो यह सिर्फ क्रॉसिंग क्लोजर नहीं है, बल्कि जिंदगी की नब्ज पर एक और वार है। यह रोटी और दवा पर हमला है। गजा जाने वाले जहाजों पर पहले ही इजराइल का पहरा बैठा है। ग्लोबल फ्लोटिला, जो इंसानियत का काफिला है, अब इजराइल की नेवी के निशाने पर है। इजराइल साफ कह रहा है नाकेबंदी तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। यानी इंसानियत का सफर समंदर में भी दुश्मन बना दिया गया है। इजराइल की दलील है कि ये जहाज जंग के मैदान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसका आरोप है इन जहाजों के पीछे हमास है। इजराइल कहता है अगर मदद ही मकसद है तो अश्कलोन बंदरगाह पर सामान उतारो, हम उसे गजा पहुंचा देंगे। मगर हकीकत क्या है? यही इजराइल पिछले 18 साल से गजा को घेरे बैठा है और जब दुनिया भर से इंसानियत की आवाजें उठीं तो उन्हें भी हमास का एजेंडा करार दे दिया गया। ट्यूनीशिया से चला। यह काफिला सिर्फ राशन और दवाइयां ही नहीं
बल्कि एक पुकार लेकर निकला है। नाकेबंदी के मुखालिफ लोग इसमें शामिल हैं। यहां तक कि स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी इस सफर का हिस्सा है। उनका कहना है यह समंदर सिर्फ लहरों से भरा नहीं है, यह गजा की कैद तोड़ने की जद्दोजहद का रास्ता भी है। इजराइल कहता है मदद अश्कलोन से जाएगी, लेकिन गजा वाले पूछते हैं हमारी आजादी किस बंदरगाह से आएगी। इजराइल मदद के इन जहाजों को रोकना चाहता है, मगर मुश्किलों की लहरों पर हौसलों का सफर अब भी जारी है। गजा उनकी मंजिल है और वही उनकी नजर में है। इजराइल की धमकियां और समंदर की तूफानी लहरें भी इस काफिले को नहीं रोक पा रही हैं। ताजा खबर यह है, लीबिया का जहाज उमर अल मुख्तार भी दवाइयां, टेंट और मेडिकल स्टाफ लेकर गजा की ओर रवाना हो गया है। काफिले का ऐलान है यह सिर्फ मदद नहीं, यह इंसानियत का सफर है। दोस्तों, तस्वीर साफ है। एक तरफ इजराइल की नाकेबंदी का शिकंजा है, दूसरी तरफ इन जहाजों का हौसला। मुश्किलों की लहरें चाहे जितनी ऊंची हों, सफर रुकने वाला नहीं है। मंजिल गजा है और गजा ही उनकी नजर में है। अब जरा न्यूयॉर्क की सड़कों का मंजर देखिए। यूएन से बाहर निकलते ही डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरा, धूल और ट्रैफिक पीछे छोड़ गया, और उसी वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अपने ही मुल्क की एम्बेसी तक पैदल जाते नजर आए, क्योंकि कार से उतार दिए गए थे। एक महाशक्ति के नेता का काफिला गुजरा और दूसरी महाशक्ति का नेता सड़कों पर पैदल चलता मिला। वजह यह थी कि न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप के काफिले की वजह से मैक्रो की कार को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति को सड़क पर उतार दिया गया। बाद में मैक्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया और मजाकिया लहजे में कहा, मिस्टर ट्रंप, अगली बार जरा रास्ता साफ कर दीजिएगा। किसी ने इसे शर्मिंदगी कहा तो किसी ने फ्रेंच एलिगेंस बताकर हंसी में टाल दिया। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब पैदल चलते हुए ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया को ऐलान कर दिया, फिलिस्तीन अब एक मुकम्मल रियासत है और हम इसे तस्लीम करते हैं। ट्रंप के काफिले ने मैक्रो को सड़क पर साइडलाइन किया, मगर मैक्रो के इस ऐलान ने इजराइल और अमेरिका को साइडलाइन कर दिया। अब बात ईरान की। ईरान ने साफ कह दिया है न मिसाइल ताकत घटेगी, न सिक्योरिटी से कोई समझौता होगा। ईरानी हुकूमत की प्रवक्ता फातिमा मोजरानी ने बयान दिया, मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए हमें किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार डिप्लोमेसी के हर मौके का इस्तेमाल करेगी ताकि आवाम के हक हासिल किए जा सकें। आज रात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई टीवी पर लाइव मुल्क से खिताब करेंगे। यह तकरीर डिफरेंस वीक के मौके पर होगी, वह हफ्ता जो ईरान इराक जंग की बरसी और नए स्कूल ईयर की शुरुआत दोनों का प्रतीक है। उम्मीद है कि वे नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर बोलेंगे। उनका पैगाम कई सरकारी चैनलों पर सीधा दिखाया जाएगा और अगर उसमें कोई अहम बात हुई तो अगली रिपोर्ट में आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। अब रूस पर आ जाइए। रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर ने एक बार फिर पश्चिमी मुल्कों पर सख्त इल्जाम लगाए हैं। आरोप यह है कि यूरोपीय यूनियन और नाटो मिलकर मोल्दोवा पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इल्जाम यह भी है कि यूक्रेन के ओडेसा इलाके में नाटो का टास्क फोर्स तैनात करने की योजना है ताकि ट्रांसनिस्ट्रिया को डराया जा सके। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने एसवीआर के हवाले से लिखा, ब्रसेल्स और अमेरिका मोल्दोवा को हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हैं, इवन अगर इसके लिए फौजी कार्रवाई करनी पड़े। एजेंसी का दावा है कि फिलहाल रोमानिया में मोल्दोवा की सरहद के करीब नाटो देशों की फौजी जमातें इकट्ठी की जा रही हैं। हकीकत यह है कि मोल्दोवा की हुकूमत खुले तौर पर यूरोपीय यूनियन के करीब है और रूस की यूक्रेन जंग की मुखालिफ भी रही है। रूस हमेशा की तरह वेस्ट पर इल्जाम लगाता है कि वो रस्फोफोबिक पॉलिसी अपना रहा है। सवाल यह है, क्या वाकई नाटो मोल्दोवा में कदम रखने जा रहा है या यह सिर्फ रूस की सियासी बयानबाजी है? अब नजर डालिए स्वीडन पर। होस्फ्रेड शहर में मंगल की रात एक मस्जिद आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गई। पुलिस ने इसे सस्पिशियस फायर करार देते हुए जांच शुरू कर दी है। यह वही इमारत है जो कभी चर्च हुआ करती थी और बाद में मस्जिद में तब्दील कर दी गई थी। आग देर रात लगी और कुछ ही पलों में पूरी इमारत को अपनी लपटों में ले लिया। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब किसी भी काम के लायक नहीं बची। लोकल मुसलमानों के लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अहम मजहबी मुकाम था जो अब राख में तब्दील हो चुका है।
तो दोस्तों आज की खबरें यहीं तक। दुनिया के हर कोने से मिल रही ये तस्वीरें हमें यही याद दिलाती हैं, सवाल सिर्फ जंग और सियासत का नहीं, इंसानियत के वजूद का भी है। अगर आपको लगता है कि यह आवाज आप तक पहुंचना जरूरी है तो इसे यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सच्चाई की यह कोशिश हर दिन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए